डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की जो रूस से सामने आ रही है। रूस में सोशल मीडिया पर बड़ा डिजिटल झटका देखने को मिला है। खबरों के अनुसार रूस की पुतिन सरकार ने अमेरिका के कई बड़े और लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स शामिल है जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में रहने वाले लोग अब इन प्लेटफॉर्म्स को सामान्य रूप से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। पहले सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी थी। इस फैसले के पीछे जो है सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता को बनाए रखना जरूरी है और नागरिकों को विदेशी प्लेटफॉर्म्स की बजाय सरकारी या घरेलू सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। बताया जा रहा है कि रूस की संचार और इंटरनेट निगरानी संस्था जो है उन्होंने प्रतिबंधों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। ये एजेंसी लंबे समय से इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखती आ रही है। टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब जो है अमेरिका के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रूस के राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब कोई यूजर इन वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है तो वे रूस के इंटरनेट सिस्टम के जरिए उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। देश में इंटरनेट सेवा जो है प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय डीएनएस सिस्टम का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है जो सीधे तौर पर रोस कमांड्रोस की निगरानी में काम करता है। ये कदम रूस के तथाकथित सॉवरेन इंटरनेट कानून के तहत उठाया गया है जिसका उद्देश्य देश के इंटरनेट ढांचे को बाहरी प्रभाव से अलग करना और उस पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई जो है सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की वेबसाइट को भी रूस में जो है ब्लॉक कर दिया गया है। इनमें बीबीसी, डाइचे वेले और रेडियो फ्री यूरोप, साथ ही रेडियो लिबर्टी जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थान भी इनमें शामिल है। तो इन वेबसाइट पर जो है रोक का सीधा असर रूस के नागरिकों पर पड़ा है क्योंकि अब जो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खबरों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है। इसके अलावा टार ब्राउजर को भी जो है ब्लॉक कर दिया गया है जो गुमनाम ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टार के जरिए यूजर सेंसरशिप से बचकर वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब इस विकल्प को भी बंद कर दिया गया। सरकार का कहना है कि ये कदम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। अधिकारियों का दावा है कि विदेशी प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ दुष्प्रचार फैला सकते हैं या संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल स्पेस को नियंत्रित करना आवश्यक है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि कदम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को सीमित करने की दिशा में उठाया गया है। उनका यह भी कहना है कि जब नागरिकों को केवल सरकारी प्लेटफॉर्म्स और आधिकारिक मीडिया तक सीमित कर दिया जाता है तो विविध विचारों और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जगह कम हो जाती है। रूस में व्हाट्सएप पर पहले से ही कई सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पिछले साल व्हाट्सएप और टेलीग्राम की कॉलिंग सुविधा पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा दिसंबर में रूस ने जो है एप्पल के फेस टाइम और स्नैपचैट को भी जो है बैन कर दिया था। इन फैसलों से साफ संकेत मिलता है कि रूस सरकार डिजिटल जो है कम्युनिकेशन के उन माध्यमों को सीमित करना चाहती है जिन पर उसका सीधा नियंत्रण नहीं है। कॉलिंग फीचर्स पर रोक का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संवाद और निजी बातचीत के विकल्प भी कम हो गए हैं। इन प्रतिबंधों का असर आम नागरिकों के साथ साथ व्यवसायों पर भी पड़ा है। कई छोटे और मध्यम उद्यम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करते थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आधारित मार्केटिंग रणनीतियां अचानक ठप हो गई है। यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने चैनल्स के जरिए आय अर्जित करते थे अब अपने दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहे। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को झटका लगा है। साथ ही छात्र और पेशेवर लोग जो है यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए शैक्षणिक सामग्री और वैश्विक जानकारी प्राप्त करते थे, उन्हें भी वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सॉवरेन इंटरनेट की अवधारणा रूस को एक तरह के डिजिटल आइसोलेशन की ओर ले जा सकती है। जब कोई देश अपने इंटरनेट ढांचे को वैश्विक नेटवर्क से अलग करता है तो वे सूचना के जो है मुक्त प्रवाह को
सीमित कर देता है। इससे न केवल नागरिकों की वैश्विक घटनाओं तक पहुंच कम होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद भी प्रभावित होता है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये कदम देश के साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा और बाहरी हस्तक्षेप को रोकेगा। ये भी कहा जा सकता है कि रूस सरकार अपने घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना चाहती है। स्थानीय प्लेटफॉर्म्स को प्रोत्साहन देकर जो है सरकार एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहती है जो पूरी तरह से देश के कानूनों और नीतियों के तहत संचालित हो। इससे सरकार का कंटेंट जो है और डेटा सुरक्षा और साथ ही सूचना नियंत्रण में अधिक सुविधा मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये घरेलू प्लेटफॉर्म्स जो है वैश्विक स्तर की सुविधाओं और विविधता प्रदान कर पाएंगे, जिसकी आदत जो है उपयोगकर्ताओं को कहीं ना कहीं पहले से है। रूस में इंटरनेट सेवा जो है उसके लिए राष्ट्रीय डीएनएस सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किए जाने से सरकार को ये शक्ति मिल गई है कि वे किसी भी वेबसाइट को जो है तुरंत ब्लॉक या सीमित कर सके। ये तकनीकी नियंत्रण सरकार को इंटरनेट ट्रैफिक पर व्यापक निगरानी की क्षमता देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का केंद्रीकृत नियंत्रण जो है डिजिटल अधिकारियों और गोपनीयता के लिए चुनौती बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूस के इस कदम पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे सूचना की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि जब किसी देश में वैश्विक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वहां के नागरिकों के लिए जो है निष्पक्ष और विविध जानकारी तक पहुंच जो है काफी सीमित हो जाती है। दूसरी ओर रूस समर्थक विशेषज्ञों का कहना है कि हर देश को अपनी डिजिटल सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। कुल मिलाकर रूस द्वारा अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वेबसाइट पर लगाया गया प्रतिबंध डिजिटल दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये कदम जो है केवल तकनीकी या कानूनी निर्णय नहीं है बल्कि सूचना के प्रभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैश्विक कनेक्टिविटी से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा है। आने वाले समय में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रूस के नागरिक इन प्रतिबंधों के बीच किस तरह से अपने संवाद और सूचना के साधनों को जो है ढालते हैं और क्या ये जो है सॉवरेन इंटरनेट मॉडल अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा या डिजिटल विभाजन को और गहरा करेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।